नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम 7 बजे देश तक में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की पीट कर हत्या के मामले में 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 9 नाबालिगों को भी पकड़ा है। इस बर्बर हत्याकांड की जांच राज्य के सीआईडी को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार ने भी महाराष्ट्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। देखिए। पालघर में इंसानियत शर्मसार। दो साधुओं समेत 3 की पीट कर हत्या। कटघरे में पालघर की तमाशबीन पुलिस। पालघर से आई इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश स्तब्ध है, शर्मसार है। यहां लाठी डंडों से लैस भीड़ ने दो साधुओं को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। साधु इको कार में सवार होकर मुंबई से सूरत के लिए निकले थे, जहां उन्हें अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होना था। पालघर में भीड़ से घिर चुके साधुओं ने पुलिस से जान बचाने की मिन्नत की। भीड़ से बचने के लिए पुलिस के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने भीड़ के आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई। नतीजा, दोनों साधु और उनके ड्राइवर को भीड़ ने मार डाला। पालघर में 16 अप्रैल को जो कुछ हुआ, उसमें सबसे ज्यादा सवाल पुलिस के एक्शन पर उठ रहे हैं। पुलिस ने साधुओं को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? साधुओं को हथियारों से लैस भीड़ के हवाले क्यों किया? फौरन अतिरिक्त पुलिस बल क्यों नहीं बुलाया गया? फिलहाल पुलिस ने साधुओं की हत्या के आरोप में 110 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 9 नाबालिग हैं। ये सभी स्थानीय आदिवासी समाज के लोग हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई, इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। पालघर में साधुओं की हत्या से देश भर का साधु समाज गुस्से में है। साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के बाद नागा साधुओं की फौज महाराष्ट्र कूच करेगी। लॉकडाउन चल रहा था और उनका जाना जरूरी था। पुलिस ने उसी गांव को लेकर गई जिस गांव में 200 लोग पहले से इकट्ठा थे और वहां पहुंचते ही लोगों ने लाठी डंडे से, पत्थर से गाड़ी पे मारना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने उनको सुपुर्द कर दिया महात्माओं को। ऐसी विभत्स हत्या, ऐसी दर्दनाक मौत पे मुझे आश्चर्य है कि यह मनुष्य नहीं कर सकता है, ये राक्षस है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अगर किसी ने भी पालघर की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। पालघर बर्बर हत्याकांड के बाद देश का संत समाज गुस्से में है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में धरना शुरू हो गया है। जूना अखाड़ा और हिंदू महासभा ने भी लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में बड़े प्रदर्शन की धमकी दी है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज समेत कई नेताओं ने उद्धव सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। पालघर में साधुओं की हत्या से मुंबई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब तक की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट दी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उद्धव ठाकरे से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। अपेक्षा करते हैं महाराष्ट्र की सरकार से, वहां के महामहिम गवर्नर साहब से
और केंद्र की सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से, जिन पर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा विश्वास है कि अगर महाराष्ट्र सरकार इसमें सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती, कठोर दंड की व्यवस्था नहीं करती, तो इसमें फिर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। राम की नगरी अयोध्या में भी साधु समाज बेहद गुस्से में है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने ढिलाई बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। जो लोग मारने में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ हत्या की मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो पुलिस बल के लोग मौजूद थे उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने पालघर कांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। सरकार से मांग करते हैं, वहां प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि दोनों मिलकर के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करें और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर उनको सबको फांसी की सजा, चाहे पुलिस वाले हों चाहे लाठी डंडे मारने वाले हों, सब लोग इसमें दोषी थे, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पालघर कांड से उठा सियासी शोर जल्द थमने वाला नहीं है। उद्धव के लिए मुश्किल ये भी है कि साधु समाज का गुस्सा उनके हिंदू हृदय सम्राट की छवि को भी धक्का पहुंचा सकता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। पालघर के एमएलसी ने पूरी घटना पर सफाई देते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने आज तक के शो हल्ला बोल में सफाई दी, सुनिए। वो एरिया हमारा एरिया है, उस एरिया के लोग हैं जो डरे थे। पिछले कई दिनों में जो चोरियां हुई थी, डर ऐसा भी फैला गया था कि बच्चों को कोई भगा के लेके जा रहा है। इसके डर के मारे एक भीड़ जमा हो गई इन 2 साधुओं को देखकर और उन्हें लगा कि चुपचाप के रात को क्यों आ रहे। तो 10 बजे के आसपास से घटना घटी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लोकतंत्र में भीड़तंत्र के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उम्मीद यही कि जितने भी आरोपी हैं, दोषी पाए जाने के बाद उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की तस्वीर हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में पैदा नहीं हो। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कोरोना की, जिसके संक्रमण की रफ्तार अब तेजी से भारत में बढ़ती हुई चली जा रही है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार जा पहुंचा है। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें 17,000 को क्रॉस कर चुका है ये आंकड़ा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना के 1,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। ये देखिए 17,265। 20 अप्रैल का ये आंकड़ा अपने आप में डराने वाला है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह कि 24 घंटे में कोरोना के 1,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक दिन में देश में आए कोरोना के नए मरीजों की यह सबसे बड़ी तादाद है। 17,262 कुल मामले ठीक हुए हैं। 2,547 यानी कि 2,500 से ज्यादा लोगों को ठीक किए जाने में भी हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है। ये देश के लिए अच्छी खबर है। जबकि तीसरा जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, 543 लोगों की जान ले ली है इस कोरोना के संक्रमण ने। और अब राज्य दर राज्य हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में 4,203, जबकि मौत हुई है 233। राजधानी दिल्ली में 2,003 केस सामने आए हैं, 45 लोगों की जान गई है। गुजरात में 1,743 केस सामने आए हैं, 63 लोगों की मौत गुजरात में हुई है। राजस्थान में 1,478 केस सामने आए हैं, 14 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु का आंकड़ा आपके सामने है, 1,477 मामले सामने आए हैं, 15 लोगों की जान गई है। जबकि मध्य प्रदेश में 1,407 मामले, 70 लोगों की मौत हुई है। इंदौर सबसे बड़ा चिंता का सबब मध्य प्रदेश के लिए बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े 1,000 को पार कर चुका है, 1,084 केस, 17 लोगों की मौत यूपी में हुई है। तेलंगाना में 844 केस सामने आए हैं। ये आंकड़े हमने आपको राज्य दर राज्य बताने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र के लिए, खासतौर से मुंबई के लिए, पुणे के लिए, वहां पर आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। उधर लॉकडाउन की कड़वी दवा ने असर तो अपना दिखाया है और अब कोरोना की रफ्तार में कमी भी आने लगी है। लेकिन कोरोना के बदलते रूप ने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना के नए मरीजों में 80% ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते। कोरोना से लड़ाई में सबसे अच्छी खबर समंदर किनारे बसे गोवा से आई है। सभी 7 मरीजों के ठीक होने के बाद सरकार ने गोवा को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है। इसके अलावा देश के 23 राज्यों के 59 जिलों में बीते 14 दिन से कोई नया केस नहीं मिला। एक और अच्छी खबर यह है कि पहले देश में कोरोना के केस 3.4 दिन में दोगुने हो रहे थे, अब 7.5 दिन में केस डबल हो रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में कोरोना के केवल 20% मरीजों में ही बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जबकि 80% कोरोना संक्रमित एसिम्प्टोमेटिक हैं।
यानी जिनमें बाहर से कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। 80% केसेस एसिम्प्टोमेटिक नहीं होते, 80% केसेस एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं, तो हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। और रही बात इसकी कि कैसे हम उन लोगों से बचें, तो इसमें इशू ये होता है कि जब आप एक केस को एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं उसकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, और उसके बेसिस पे साथ में उसके क्या जो डिजीज के सिम्टम्स हैं या उसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, यू कैन ऑलवेज मेक ए क्लिनिकल असेसमेंट कि आपको किसकी टेस्टिंग करनी है और किसको होम क्वारंटाइन या फैसिलिटी क्वारंटाइन सजेस्ट करना है। अब कोरोना वायरस जिस तरह से छुपकर अटैक कर रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार टेस्टिंग का तरीका बदलने पर विचार कर रही है, लेकिन कई राज्यों ने रैपिड किट की क्वालिटी पर सवाल उठाए। आईसीएमआर का कहना है कि रैपिड किट की क्वालिटी एकदम ठीक है। ये किट यूएसए एफडीए से अप्रूव्ड है, लेकिन इससे सटीक नतीजे तभी हासिल किए जा सकते हैं जब किट्स को 20 डिग्री तापमान पर रखा जाए। ये बीजीआई किट यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जब किट हमको रखना है तो उसको 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए। 20 डिग्री के अगर ऊपर गया तो वो टेस्ट रिजल्ट्स बराबर नहीं आ सकते हैं। देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, G20 देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचने की सबसे बड़ी दवा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की एक फितरत ने देश के सामने टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अब कोरोना के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लक्षण ही नहीं दिख रहे, न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, फिर भी टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक नए केस में 80% मामले ऐसे आए हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। वहीं सिर्फ 20% ऐसे केस हैं जिसमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। ऐसे में ऐसे शख्स की पहचान करना सरकार के लिए नई मुसीबत बन चुका है। और यहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की अहमियत आप समझ सकते हैं कि अगर इसका पूरी तरह से पालन किया गया, फॉलो किया गया, तो यकीनन इन आंकड़ों में कभी देखी जा सकती है। मुंबई का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां 95% केस में कोरोना के लक्षण दिखे ही नहीं, यानी कि 4200 से ज्यादा केस में 4000 ऐसे केस रहे जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं, और करीब 200 मामले ऐसे हैं जिसमें मरीज में कोरोना के लक्षण पाए गए। कोरोना के इस चरित्र ने दिल्ली की टेंशन भी बढ़ा दी है। 18 अप्रैल को दिल्ली में 186 नए केस सामने आए थे, और चौंकाने वाली बात ये रही कि एक भी केस ऐसा नहीं था जिसमें मरीज के अंदर कोरोना के लक्षण हो। और ये कोरोना को लक्षण के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश हम इस ग्राफिक्स के जरिए कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने, डॉक्टर्स के सामने पैदा हो गए हैं। क्योंकि अगर लक्षण नहीं दिखे और उसके बावजूद बाद में चेकिंग पर कोरोना पॉजिटिव आदमी पाया जाता है, तो उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और इसी से निपटने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और संपूर्ण लॉकडाउन का 3 तारीख तक जो ऐलान किया गया है उसका पूरी तरह से पालन करें। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना और सिम्प्टोमेटिक कोरोना में किस तरह का फर्क है, इसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहले में बिना टेस्ट के नहीं पता चलता, दूसरे में लक्षण के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी की जानकारी डॉक्टर्स की ओर से लगातार दी जा रही है। थर्मल टेस्टिंग में पता नहीं चलेगा, जबकि दूसरे में सिम्प्टोमेटिक में थर्मल टेस्टिंग से अंदाजा लग सकता है। पहले में मरीज की पहचान करना मुश्किल होता है, सिम्प्टोमेटिक कोरोना में मरीज की पहचान करना थोड़ा आसान होता है। अगर आपके अंदर लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति आपके लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी चिंता का सबब है, और इसी वजह से बार बार रैपिड टेस्टिंग को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, ताकि कोरोना के लक्षण अगर किसी के भीतर नहीं भी हो तो भी इस बारे में जानकारी जुटाई जा सके कि उसको कोरोना है या फिर नहीं है। वहीं आज देश में लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है। बेहद जरूरी कामों को जहां हरी झंडी दी गई, दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन वहीं जारी रहेगा। हालांकि कल से आजादपुर मंडी कुछ शर्तों के साथ 24 घंटे खुली रहेगी। वहीं कई राज्यों की ढील को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को नोटिस भेजा है। करीब 26 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद आज देश ने कुछ राहत की सांस ली है। अलग अलग राज्यों में नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में छूट दी गई, जिससे सड़कों पर भीड़ भी बढ़ी। कहीं सब्जी मंडियों के गेट खुले तो कहीं फ्रूट मार्केट लग गई।
कहीं कहीं तो लोगों ने रियायत को खुली छूट का लाइसेंस समझ लिया। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा टूटी तो केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। सभी राज्यों को लेटर लिखकर याद दिलाया कि किसी भी कीमत पर रियायत से जुड़ी गाइडलाइन से बाहर छूट नहीं दी जा सकती। केरल में स्थानीय दुकानें, सैलून, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर खोलने, शहरों में बसों की आवाजाही को इजाजत देने पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई और इसे गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया। सूत्रों से खबर है कि केंद्र सरकार की सख्ती के बाद केरल सरकार रियायत को कम कर सकती है। बाकी राज्यों में भी नियम न तोड़े जाएं, इसके लिए मंत्रियों की 6 टीमें बनाई गई हैं जो ग्राउंड पर उतरकर जायजा लेंगी। सरकार ने ये चेतावनी भी दी कि इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हालात बेहद चिंताजनक हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 में छूट का सिलसिला शहर शहर हो गया है। पटना के ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्टियों में काम शुरू हो गया है। सरकार ने शर्तों के साथ काम को इजाजत दी है। ये बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें हैं, जहां सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं आज से शुरू हो गई हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। यूपी में टोल टैक्स शुरू हो गए हैं। हाईवे पर टैक्स लिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस खुलने की तस्वीरें आने लगी हैं। मेयर से लेकर कर्मचारी तक सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। अहमदाबाद में कुछ उद्योगों को लॉकडाउन में रियायत दी गई है। हाईवे पर भी मूवमेंट शुरू हो गई है। गुजरात में आज से सरकारी दफ्तर के साथ साथ कई ऐसी असेंशियल जो चीजें हैं उसकी जो फैक्ट्रीज है वो शुरू हुई है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के बहुमाली भवन, ये सरकारी दफ्तर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे इस तरीके से एक टनल बनाई गई है। आज भी कई राज्यों में छूट दी जा रही है। हालांकि दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन है। यूपी में हॉटस्पॉट वाले 19 जिलों में कोई छूट नहीं है। पंजाब में किसी तरह की रियायत 3 मई तक नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ छूट है। तेलंगाना में तो लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी जिलों में छूट दी गई है। ये साफ है कि कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। जिन जिलों में छूट भी दी गई है वहां भी इस बात पर नजर रखी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम न टूटे, भीड़ न जुटे। अगर ऐसा हुआ तो छूट वापस ली जा सकती है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत के दफ्तर को सील किया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर आयुष्मान भारत के दफ्तर को सील किया गया है। एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के जीवन भारती बिल्डिंग में स्थित आयुष्मान भारत के दफ्तर को सील कर दिया गया है। ऑफिस के एक कर्मचारी को कोरोना से पीड़ित होने के बाद कई कर्मचारियों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है और दफ्तर को सील किया गया है। आपको बता दें कि अब 24 अप्रैल को इसे खोला जाएगा, जो जानकारी निकलकर आयुष्मान भारत की ओर से सामने आई है। जैसे इस बारे में और जानकारी मिलती है आज तक आप तक पहुंचाएगा। उधर देश भर में लॉकडाउन के बीच खाने की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा जताया है कि पर्याप्त मात्रा में देश में अनाज मौजूद है। उनसे बातचीत की है हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर श्वेता सिंह ने। देखिए, जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है, कोरोना से लड़ाई आगे चल रही है हमारी, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में होता है कि क्या जो इसेंशियल चीजें हैं, जो खाद्य है, उसकी आपूर्ति हो पा रही है, कहीं कोई भूखा तो नहीं जा रहा है। और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, उसके मंत्री रामविलास पासवान जी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा जिम्मा, बहुत बड़ा जिम्मा, कितना पूरा कर पा रहे हैं उसे? हम 100% पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई चीज की दिक्कत नहीं है। और आपके आज का जो रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट, आज की रिपोर्ट के मुताबिक जो है एफसीआई के पास में कुल मिलाकर के 524 लाख मेट्रिक टन जो है अनाज है, जिसमें से 289.5 लाख टन चावल और 235 लाख टन गेहूं है।
और इसके में जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो 3 महीने का जो है फ्री किया गया राशन कार्ड, वो क्या कहते हैं कि उसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी आवंटन जो है सो कर चुका है। 7 लाख मीट्रिक टन का प्रत्येक महीना में हमको क्या कहते हैं जरूरत होता है, और हमारे पास में 524 लाख टन है। और फिर अभी जो है सो गेहूं का जो है कटाई शुरू हो गया है, तो वो हमारे पास में जब आना शुरू हो जाएगा। वो काफी बम्पर फसल हुआ है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि हमने जो लॉकडाउन हुआ है उसके बीच में जो है हमने क्या कहते हैं कि अभी तक जो है 44 लाख टन जो है 44 लाख मीट्रिक टन जो है अनाज जो है हमने रेल के माध्यम से जो है हमने भेज दिया है। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास में जो है अनाज की क्या कहते हैं कोई कमी नहीं है। उल्टे हम राज्य सरकार को बार बार लिख रहे हैं कि आप क्या कहते हैं कि और भी आपको चाहिए तो आप उठाओ। अभी मणिपुर के जो है उन्होंने कहा कि हमको चाहिए, और हमने कहा लिख करके भेजो, देंगे। ऐसी बीमारी से लड़ाई चल रही है जिसमें पता नहीं कितने दिनों तक ये संघर्ष चलेगा, तो हम क्या ये मान सकते हैं कि आपके पास इतनी सामग्री है कि इतने लंबे समय तक अगर आपूर्ति की आवश्यकता होगी तो वो भी पूरी होगी? मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि हमारे पास में जो अनाज है वो 1.5 साल तक इसकी कोई कमी नहीं होगी। 1.5 साल तक कोई कमी नहीं होगी, समझने गए। उसके बाद का तो हम नहीं कर सकते हैं। रामविलास पासवान को आप सुन रहे थे। इनकी ओर से भरोसा दिया गया है कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। राज्यों को अगर जरूरत है तो बाकायदा लिखकर अनाज ले सकते हैं। इसके लिए वो राज्य सरकारों को आश्वस्त करते हुए, उधर दिल्ली में कोरोना मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मरीज यहीं से सामने आ रहे हैं। आज दिल्ली के तुगलकाबाद में 39 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली में वायरस को मात देने की तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमित मरीजों की तादाद रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 48 घंटे पहले भी जहांगीरपुरी इलाके के एक ही परिवार के 26 लोग संक्रमित पाए गए। अब तुगलकाबाद इलाके में 39 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने ड्रोन की मदद से इलाके को सैनिटाइज किया। इस इलाके में पहली बार अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। यहाँ पर लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, इस वजह से अर्धसैनिक बल की तैनाती यहाँ पर की गई है तमाम लोगों के घर के बाहर, तमाम गलियों के बाहर, ताकि जो लोग हैं अगर वो घर से निकलते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाए। तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन तीसरा बड़ा हॉटस्पॉट जोन दिल्ली के लिए बन गया है। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है। सड़कों पर पुलिस की भारी तैनाती है। जो निकल रहे हैं वो तमाम जांच के दायरे से गुजर रहे हैं। मैं इस वक्त बंगाली मार्केट में खड़ा हूँ। पूरी गहन चेकिंग चल रही है। देख सकते हैं कि पुलिस ने गाड़ी को रोका हुआ है और उनसे वेरीफाई कर रही है कि उनको कहाँ जाना है, क्योंकि सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को ही जाने दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि बात करवाई जा रही है अंदर के लोगों के द्वारा जो गाड़ी में बैठे हुए हैं। पुलिस पूरी तहकीकात करेगी तभी जाने देगी।